हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में रीजनिंग में और अच्छे से बेहतरी ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, नंबर सेट से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें एक नंबर सेट दिया हुआ है हमको यहाँ पे और कहा गया है कि हमको ऑप्शन में से उस सेट का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हों जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्याएं। मतलब ये वाले सेट में जो संख्याएं हैं वो एक निश्चित लॉजिक का, एक निश्चित रीजनिंग का पालन कर रही हैं। वो रीजनिंग हमको ढूंढनी है और उसी के आधार पे इन ऑप्शंस में से जो उत्तर है वो ज्ञात करना है। अब क्या कहा गया है, हमको कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे दी हुई है हमें 24, 48 और 36, 24, 48 और 36, ये तीन संख्याएं दी हुई है। अब जब भी इस प्रकार की संख्याएं दी जाती है तो हमें एक दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अब ये जो संख्याएं ये देखें तो हम ये 12 का सभी मल्टीपल है, ये 12 के पहाड़े में आती है। तो जब भी इस प्रकार की संख्याएं दी हो कि किसी के पहाड़े में आए हों तो हमको हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी होती है। दूसरी बात, एक चीज हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम किन्हीं दो संख्याओं से मिलकर तीसरी संख्या निकाल सकते हैं क्या, या संख्याओं के बीच में अंतर कैसा है। तो अगर 12 के पहाड़े वाला लॉजिक लगाएं तो ये 12 में अगर 2 का गुणा करें तो 24 आता है, 12 में अगर 4 का गुणा करें तो 48 आता है, और 12 में अगर 3 का गुणा करें तो 36 आता है। तो यहां से एक हिंट हमको मिलती है। देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलेगा 72, और 72 का अगर हम आधा करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमको मिलता है 36। जैसे कि मल्टीपल में हो रहा है, 2 और 4 को जोड़ने पे मिलता है 6, और 6 को अगर 2 से भाग दे दें तो 3 मिलता है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने पे जो योग मिलता है हमको 72, उसके आधा करने पे हमको तीसरी संख्या मिलती है। देखते हैं कौन सा सेट में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहले सेट में क्या दिया हुआ है संख्याएं हमको, पहले सेट में दी हुई है 26, 58 और 46। तो 26 और 58 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 और 8 14, हासिल का 1, 3 और 2 और 1 3 और 5 8, 84 होता है। 84 का आधा करते हैं तो हमको मिलता है 42, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 46, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 49 दिया हुआ है और यहाँ 15 दिया हुआ है, इनका योग होता है 64, और 64 का आधा होता है 32, यहाँ पे दिया हुआ है 37। ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं है। 45 और 49 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 9 और 5 14, हासिल का है यहाँ 1, 4 और 4 8 और 1 9, 94, और 94 का आधा होता है 47। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। अगले ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। 49 और 25 इन दोनों को जोड़ने पे मिलता है हमको 74, और 74 का आधा करने पे मिलता है 37। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको ये डिवाइड, मल्टीप्लाई और जो गुणनफल है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। मतलब पहले और दूसरे में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है, तो उसी के आधार पे हमको यह प्रश्नवाचक चिन्ह पे के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ दिया हुआ है 16, और उसके सामने दिया हुआ है 272, 272। जब भी संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 16 के बाद सीधे 272 दिया है, तो हमें जो लॉजिक लगाना चाहिए वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला या स्क्वायर या क्यूब वाला लगाना चाहिए, और किसी किसी केस में डिवाइड वाला भी लॉजिक हमारा काम कर जाता है। तो अब 16 के बाद सीधे दिया 272, और 16 का अगर हम वर्ग देखें, स्क्वायर देखें, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये जो 272 है इसके वर्ग के काफी करीब है, इसके वर्ग के काफी पास में है। तो अब 256 से अगर हमको 272 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसमें वापस 16 जोड़ दें तो हमको
272 मिल जाता है। तो हुआ क्या है, जो पहली संख्या है उसका वर्ग किया गया, मतलब 16 का वर्ग किया और उसमें वापस वही संख्या जोड़ दी, तो हमको उसके सामने वाली दूसरी संख्या मिल गई। 16 का वर्ग था 256, उसमें वापस 16 जोड़ दिया तो हमको मिल गया 272। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 380। अब 380 है तो बस हमको ये देखना है कि ये किसके वर्ग के नजदीक है। तो 380 में अगर हम देखें तो 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। ये दोनों के पास में है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक का कौन सा लग रहा था, पहले दो संख्याओं में प्लस वाला लॉजिक लग रहा था। तो 361 से अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो हमको 380 मिलेगा। 400 में से तो हमको कुछ घटाना पड़ेगा, तो ये वाला 20 का वर्ग तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 361 19 का वर्ग होता है और अगर 361 में वापस 19 जोड़ दें तो हमको 380 मिलता है। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, क्योंकि 19 का वर्ग धन 19 कितना होता है, वो होता है 361 प्लस 19, इन दोनों को जोड़ दें तो हमको 380 मिलता है। तो प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पे 19 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें एक अक्षरों का समूह दिया गया है, पहले और दूसरा समूह, इन दोनों में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। उसी लॉजिक के आधार पर हमको इस तीसरे समूह से चौथा समूह ज्ञात करना है। तो जब भी लेटर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमको अंग्रेजी की प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी से लेके इसी प्रकार डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, डी की 4 और इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26, ये प्लेस वैल्यू होती है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईगल दिया हुआ है, ई ए जी एल ई। उसके बाद दिया हुआ है, उसके सामने जो कोड दिया हुआ है एफ सी जी पी जे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने योग्य रहती है, जो हमको ध्यान देना चाहिए कि इसमें जितने लेटर हैं ओरिजिनल वर्ड में, उतने ही लेटर कोड में दिए हुए हैं क्या। हाँ, तो जैसे ऊपर 5 लेटर है, नीचे भी 5 लेटर है, तो हमको प्लेस वैल्यू से हमारा उत्तर मिल सकता है। अब ई इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की होती है 1, जी की होती है 7, एल की होती है 12 और ई की होती है 5। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, सी की होती है 3, जे की होती है 10, 12, पी की होती है 16 और जे की होती है 10। अब देखिए यहां पे क्या अंतर आता है, 5 से लेके हम 6 आए मतलब +1 हुआ, 1 से लेके 3 आए मतलब +2 हुआ, 7 से लेके 10 आए मतलब +3 हुआ, 12 से लेके 16 आए मतलब +4 हुआ और 5 से लेके 10 आए मतलब +5 हुआ। तो ये अंतर +1 +2 +3 +4 +5 के हिसाब से बढ़ रहा है। अब क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है CRAWL। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। C की प्लेस वैल्यू 3, R की प्लेस वैल्यू 18, A की प्लेस वैल्यू 1, W की प्लेस वैल्यू 23 और इसी प्रकार L की प्लेस वैल्यू 12। +1 +2 करते जाते हैं। इसमें +1 करेंगे तो 3 में 1 जोड़ने पे मिलता है 4, 18 में 2 जोड़ने पे मिलता है हमको 20, 1 में 3 जोड़ने पे मिलता है हमको 4, 23 में 4 जोड़ने पे 23 में 4 जोड़ने पे हमको मिलेगा 27 और 12 में 5 जोड़ने पे मिलेगा हमको 17। 4 की प्लेस वैल्यू पे आता है लेटर डी, 20 की प्लेस वैल्यू पे आता है लेटर टी, 4 की प्लेस वैल्यू पे फिर से डी, यहाँ पे दिया हुआ है 27। अब लेकिन अंग्रेजी की वर्णमाला में तो 26 लेटर ही होते हैं, तो यहाँ पे हमको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगी। मतलब जब Z पे 26 आ जाए
तो हम फिर से इसको शुरू कर देते हैं, ए बी सी डी, इसको सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू इस स्थिति में हो जाती है 27, बी की हो जाती है 28, डी की हो जाती है 29 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो 27 प्लेस वैल्यू पे क्या आता है ए और 17 पे आता है क्यू। बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, डी टी डी ए क्यू, डी टी डी ए क्यू, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो आपने देखा कि प्लेस वैल्यू से हमने हमारा उत्तर प्राप्त कर लिया। प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना और प्लेस वैल्यू का काफी ज्यादा प्रैक्टिस होना रीजनिंग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्लेस वैल्यू जितनी जल्दी याद कर लेंगे और जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप रीजनिंग के प्रश्नों में पारंगत होते जाएंगे। प्लेस वैल्यू, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कम से कम 40 तक, क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 20 तक और मल्टीप्लीकेशन वगैरह। तो आपका 60 to 70% रीजनिंग का सिलेबस कवर कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है जिसमें कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में माइनस मल्टीप्लीकेशन को दर्शाता है, डिवाइड प्लस को दर्शाता है। क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं हम। माइनस मतलब क्या दिया हुआ है हमको, मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड मतलब क्या दिया हुआ है हमको, प्लस। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब है डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करने का मतलब है माइनस करना। अब इस लॉजिक, ये जो ये लॉजिक है इसके आधार पे हमको समीकरण हल करना है। तो क्या दिया हुआ है हमको, 12 माइनस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 16, इस समीकरण को हल करना है। अब इनके जो मान दिए गए हैं वो लिख लेते हैं हम। तो 12 माइनस के स्थान पे हमको क्या लिखना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पे हम गुणा लगा लेते हैं। प्लस, प्लस के स्थान पे क्या लिखना है, प्लस के स्थान पे लिखना है डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड लगा लेते हैं। गुणा, गुणा के स्थान पे क्या लिखना है, गुणा के स्थान पे माइनस लिखना है, तो ये हो जाता है 10 और डिवाइड के स्थान पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो ये होता है 16। बस अब इस समीकरण को बॉडमेस नियम के हिसाब से हल करना है। बॉडमेस नियम क्या बोलता है, सबसे पहले हमको समीकरण में ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ करना चाहिए, ऑफ भी नहीं है। फिर आता है डिवाइड, तो अब डिवाइड हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणित 6 डिवाइड है तो ये बटे में 4 आ जाएगा, माइनस 10 धन 16। इसको हल करते हैं तो ये डिवाइड का तो हमने ऑपरेशन लिख लिया। अब इसके बाद बॉडमेस में BODMAS डिवाइड तक हम आ गए थे, अब मल्टीप्लाई करना है। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 6 और 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 18। ये हो जाएगा 18 माइनस 10 प्लस 16, मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद अब हमको एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 18 और 6 को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 24, माइनस 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 में से 10 घटा दें तो 14 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। काफी सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको असंगत विकल्प को चुनना है। 4 विकल्प में संख्या युग्म दिए हुए हैं, पेयर नंबर के पेयर्स दिए हुए हैं जो एक निश्चित रीजनिंग, निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। हमको उसमें से एक ऐसा विकल्प ढूंढना है जो एक निश्चित उस विकल्प को, उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। पहले विकल्प को देखें तो दिया हुआ है 49 और 10, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। और उसके सामने दिया हुआ है 100, 100 किसका वर्ग है, वो 10 का वर्ग है। फिर क्या दिया हुआ है 81, 81 मतलब 9 का वर्ग और 144 मतलब 12 का वर्ग। फिर दिया है 24, किसी का भी वर्ग नहीं होता है और 24 किसी का भी वर्ग नहीं है। और 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। उसके बाद 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 10 3 का अंतर, 9 और 12 3 का अंतर, 6 3 और 6 3 का अंतर, लेकिन ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा जो इन बाकी के 3 विकल्पों से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन से संबंधित ये प्रश्न है।
जिसमें हमें डायरेक्शंस ज्ञात करनी है। डायरेक्शन से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमको डायरेक्शन चार्ट बना लेना चाहिए। एक प्लस का साइन बना लेते हैं, जिसमें हमेशा ऊपर इस दिशा में नॉर्थ दिशा या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। बस इस चार्ट के सहारे हम हमारा उत्तर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें कहा गया है रीता एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर की यात्रा की। तो मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। उसने 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा की। इस चार्ट के हिसाब से दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ आएगा। तो उसने ये यात्रा कितनी की, 35 किलोमीटर की। मान लेते हैं ये दूरी 35 किलोमीटर है और वो इस बिंदु पर पहुंची। फिर वह बाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ पे जब कोई व्यक्ति इस दिशा की तरफ ट्रेवल कर रहा है और बायां मुड़ेगा तो उसका लेफ्ट किधर आएगा, उसका लेफ्ट इस दिशा में आएगा और राइट इस दिशा में आएगा। अब वो बाईं मुड़ी और 20 किलोमीटर की यात्रा उसने की। अब इस बिंदु पे आने के बाद वो बाईं मुड़ी, मतलब इस दिशा में मुड़ेगी और 20 किलोमीटर की यात्रा करी। अब इस बिंदु पे आई, मतलब ये 20 किलोमीटर की यात्रा हो गई और ये वो इस बिंदु पे पहुंच जाती है। अब क्या हुआ, जब इस बिंदु पे मिल आती है तो फिर उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। वो अंत में बाईं मुड़ी और फिर से 35 किलोमीटर। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से उसने 35 किलोमीटर की यात्रा करी। तो ये इस बिंदु पे आने के बाद फिर से उसने 35 किलोमीटर की यात्रा करी और इस बिंदु पे पहुंची। अब क्या कहा गया है हमें, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। अब वो किस दिशा में है, डायरेक्शन चार्ट से देखिए तो वो इस दिशा में है, इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा है, ये ईस्ट दिशा है। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। कौन कौन सी संख्या दी हुई है हमें, 2, 3, 8 और 31। नंबर सीरीज के जब भी प्रश्न आते हैं तो हमको दो कॉन्सेप्ट लगानी होती है कि संख्याओं के बीच का अंतर अगर काफी, पहली कॉन्सेप्ट ये कि संख्याओं के बीच का अंतर अगर काफी कम हो तो हमें प्लस या माइनस से, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही हमारा उत्तर मिल जाएगा, और अंतर काफी ज्यादा हो तो हमें गुणा भाग या फिर स्क्वायर से या क्यूब से हमारा उत्तर मिलेगा। अब ये वाली संख्याएं, शुरू की 3 संख्याएं देखें, 2, 3, 8 तक अंतर कम था, लेकिन उसके बाद सीधे 31 नंबर पे आ गए हम। तो फिर ये तो संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी, 8 के बाद सीधे 31 है, तो हमें प्लस या माइनस से ही हमारा उत्तर मिलेगा। तो अब 2 से अगर हमको 3 आना हो और इसी प्रकार 3 से 8 आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं, अगर हम 2 में 2 का गुणा कर दें और 1 घटा दें, मतलब क्या करें, 2 में 2 का गुणा कर दें और 1 घटा दें तो हमको 3 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम 3 में 3 का गुणा कर दें और 1 घटा दें तो 8 मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 8 में अगर हम 4 का गुणा कर दें और 1 घटा दें तो हमको 31 मिलता है। तो श्रृंखला कैसे बढ़ रही है, इंटू 2 -1, इंटू 3 -1, इंटू 4 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 5 31, इंटू 5 -1। तो ये कितना हो जाएगा, 155 -1 मतलब 154। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार का लॉजिक हमको यहां पे लगाना रहता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का संबंधित प्रश्न है। बॉल को एक निश्चित कोड भाषा में 27 लिखा गया है, कैन को 23 लिखा गया है, उस भाषा में यल को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉल। बॉल मतलब इसको कोडित किया गया है 27 से। तो जब भी लेटर्स को नंबर के रूप में कोडित किया जाता है हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा ही था। अब देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे हमको दिया हुआ है बॉल, बॉल दिया हुआ है
अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू होती है 1, माफ कीजिएगा, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। इसको मैं फिर से लिख देता हूं। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और फिर से एल दिया हुआ है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। अगर इनको आपस में जोड़ दें तो हमको क्या संख्या प्राप्त होती है? ये देखिए 2 और 1 3 और 12 15 और 12 27। मतलब क्या हुआ, जो प्लेस वैल्यू थी उसी का योग यहां पे दिया गया है। अब इसी देखते हैं, यही लॉजिक कैन में भी लगा हुआ है क्या? CANE, सी मतलब 3, फिर दिया हुआ 1, ए मतलब 1, एन मतलब 14 और ई मतलब 5। इनको जोड़ दें तो क्या मिलता है? ये देखिए 3 और 1 4, 4 और 14 18, 18 और 5 23। तो केन का कोड क्या दिया हुआ था? 23। अब हमसे क्या पूछा गया है? यल को कैसे लिखा जाएगा? YELL। Y मतलब 25, धन E मतलब 5, L मतलब 12 और L मतलब 12। इनको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 25 और 5 30 और 12 और 12 24, 30 और 24 54। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है 5 व्यक्ति ABCD आपके सम्मुख एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। मतलब एक पंक्ति है, ऐसी ये लाइन है जिसमें 5 व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं। ये 5 व्यक्ति हैं जो 5 अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं। पहला कथन का क्या कहा गया है? डी सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। सी अगर मान लेते हैं यहां पे है तो उसका बायां किधर हो जाएगा? लेफ्ट इस दिशा में आएगा, राइट इस दिशा में आएगा। तो बायां मतलब इस दिशा में डी बैठा हुआ, सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। अगर ई यहां पे है तो दाईं ओर कौन है? बी है। बस। और क्या कहा गया है? यदि ई कोने पे बैठा है, अगर ई इस कोने पे है तो फिर बी तो इस तरफ आ नहीं सकता, तो ई किस कोने पे होगा? ई यहां तो हो नहीं सकता, फिर ई किस कोने पे होगा? ई इस कोने पे होगा और बी यहां पे आ जाएगा। फिर क्या कहा गया है? डी सी के दाईं ओर है तो सी यहां पे आ जाएगा और डी यहां पे आ जाएगा। बचा कौन? ए यहां पे बैठा है। क्या पूछा गया है? केंद्र में कौन बैठा है? केंद्र में देखिए बीच में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमको 6 शब्द दिए हुए हैं, शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब एक इवेंट के रूप में जैसे ये घटित होंगे, या वो इवेंट या कोई घटना कैसे घटित होगी, इस तरीके से हमको ये लिखना है। क्या दिया गया है? हमको दिया है राइटिंग, बुक, सेलर, आइडिया, फीडबैक, रीडर। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए तो हमको ऑप्शन से हिंट लेनी चाहिए। सभी ऑप्शंस में देखिए 4 नंबर का पहले आ रहा है, तो 4 नंबर पहले मतलब आइडिया। तो किसी ये राइटिंग से संबंधित प्रश्न है तो 4 नंबर पे आइडिया आ गया। अब क्या कहा गया? किसी व्यक्ति को कुछ आइडिया आया। अब जब आइडिया आएगा तो वो उसके बारे में लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक भी सभी में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1। ये हो गया राइटिंग। उसके बाद ये हो गया आइडिया भी हो गया, राइटिंग भी हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है? जब वो राइटिंग करेगा तो वो एक बुक लिखेगा, क्योंकि बुक राइटिंग के बाद उसको कंपाइल करेगा तो वो एक बुक का रूप लेगी। बुक के बाद वो बुक के सेलर के पास जाएगा, तो ये 3 नंबर का वर्ड भी गया। सेलर से वो किसके पास जाएगी? बुक रीडर के पास, जो उस बुक को पढ़ेगा, ये रीडर। और उसके बाद अंत में रीडर उस बुक का फीडबैक देगा। तो क्या क्रम बना? 4 1 2 3 6 5। 4 1 2 3 6 5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।